पूर्वोत्तर भारत की राजनीति आज पूरी तरह से बदल चुकी है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बहुत बड़े भू राजनीतिक बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। सोर्स मटेरियल के आधार पर हम उस अकेले शख्स के सफर और स्ट्रैटेजी को समझेंगे जिसे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व का मुख्य आर्किटेक्ट माना जाता है, हिमंत बिस्वा शर्मा। ये एक ऐसी कहानी है जो कूटनीति, महत्वाकांक्षा और सत्ता के दांव-पेच से भरी हुई है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये राजनीतिक बदलाव इतना मायने क्यों रखता है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के 7 से 8 राज्यों में ऐतिहासिक रूप से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट है। हालिया एग्जिट पोल के आंकड़े असम में भारतीय जनता पार्टी के लगभग क्लीन स्वीप की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें 100 तक सीटें मिलने का अनुमान है। ये कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि दशकों पुराने राजनीतिक परिदृश्य के पूरी तरह से पलट जाने की एक जबरदस्त कहानी है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस विश्लेषण में हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला, उनका शुरुआती जीवन और महत्वाकांक्षा। दूसरा, कांग्रेस से बगावत। तीसरा, बीजेपी का विस्तार। चौथा, मुख्यमंत्री की सख्त नीतियां। और अंत में पूर्वोत्तर का नया राजनीतिक नक्शा। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, प्रारंभिक जीवन और महत्वाकांक्षा। आज के राजनीतिक नक्शे को अच्छे से समझने के लिए फ्लैशबैक में जाना और इस नेतृत्वकर्ता की जड़ों को समझना बहुत आवश्यक है। कहानी शुरू होती है साल 1969 में, जब जोरहाट के एक गैर राजनीतिक बौद्धिक परिवार में उनका जन्म हुआ। सोच सामग्री दिखाती है कि कैसे उनकी राजनीतिक जागरूकता सीधे 1979 के असम छात्र आंदोलन से जुड़ी थी, जो अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ था। हैरानी की बात यह है कि उस समय वो महज 10 साल के थे। इसके बाद 1988 में कॉटन कॉलेज में लगातार 3 बार जनरल सेक्रेटरी का पद जीतने से लेकर 2001 में जलालुकबारी से पहली विधायक सीट हासिल करने तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है। राजनीति की इन भारी भरकम बातों के बीच सोर्स से एक बहुत ही अप्रत्याशित और मजेदार फैक्ट सामने आता है। जो व्यक्ति आज पूर्वोत्तर की राजनीति का मुख्य केंद्र है, उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 80 के दशक की एक असमिया ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में हाथी पर बैठकर की थी। ये सच में एक बेहद अनोखी और फिल्मी शुरुआत है। अब इस नंबर 7 पर गौर करते हैं। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये दर्शाता है कि असम के कुल 15 मुख्यमंत्रियों में से 7 मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ कॉटन कॉलेज से ही निकले हैं। और बिल्कुल यहीं पर हिमंत ने अपने उन शानदार डिबेटिंग स्किल्स को निखारा, जिनका इस्तेमाल वो आज भी अपने राजनीतिक विरोधियों को पछाड़ने के लिए बेहतरीन तरीके से करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, कांग्रेस से बगावत। ये पल इस पूरी पॉलिटिकल बायोग्राफी का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। साल 2011 आते आते पार्टी के अंदर का सत्ता संघर्ष एकदम खुलकर सामने आ गया था। उस समय का डेटा साफ बताता है कि कांग्रेस के 2/3 यानी 52 विधायक स्पष्ट रूप से चाहते थे कि मुख्यमंत्री तरुण गोगोई नहीं, बल्कि हिमंत बिस्वा शर्मा हों। ये पार्टी के भीतर खिसकते हुए शक्ति संतुलन का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत था। सोर्स के मुताबिक इस बगावत के पीछे के घटनाक्रम काफी व्यक्तिगत थे। सोर्स दावा करता है कि जब 52 विधायक अपनी मांग लेकर गए तो राहुल गांधी ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, और गंभीर बैठकों के दौरान भी वो कथित तौर पर अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते रहे। इन सब घटनाओं ने हिमंत को यह महसूस कराया कि उन्होंने एक मास्टर सर्वेंट डायनामिक में अपने 22 साल बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं। आखिरकार 23 अगस्त 2015 को उन्होंने 9 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी। उस वक्त कांग्रेस का रिएक्शन क्या था? जयराम रमेश का एक बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था, कांग्रेस के बिना हिमंत क्या है। ये एक ही वाक्य उस समय के सत्ताधारी दल के खारिज करने वाले रवैये को पूरी तरह से दर्शाता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये बयान भविष्य में होने वाले एक बहुत बड़े उलटफेर की नींव भरता। आते हैं तीसरे चैप्टर पर, बीजेपी का विस्तार। बगावत के तुरंत बाद पूर्वोत्तर में जो रणनीतिक पलटवार हुआ, वो वाकई हैरान कर देने वाला था। यहीं पर सबसे अहम भूमिका निभाई नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस ने। यह एक ऐसा गठबंधन था जिसे अमित शाह द्वारा तैयार किया गया और हिमंत बिस्वा शर्मा को इसका संयोजक बनाया गया। सोर्स स्पष्ट रूप से इसे पूरे पूर्वोत्तर में गैर कांग्रेसी पार्टियों को एक साथ लाने और क्षेत्र में राजनीतिक विस्तार करने का सबसे शक्तिशाली हथियार मानता है। ये विस्तार कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित चरण दर चरण स्ट्रैटेजी का नतीजा था। पहला कदम था जमीनी स्तर पर काम करके त्रिपुरा में 25 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकना। दूसरा कदम मणिपुर, अरुणाचल और मेघालय में बीजेपी या सहयोगियों की सरकारें स्थापित करना।
और तीसरा सबसे बड़ा कदम 2016 में असम जीतना, जहां कांग्रेस 78 सीटों से गिरकर मात्र 26 सीटों पर सिमट कर रह गई। चौथा चैप्टर, मुख्यमंत्री की सख्त नीतियां। मई 2021 में आधिकारिक तौर पर सीएम की कुर्सी संभालने के बाद उनका प्रशासनिक अप्रोच कैसा रहा, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। सोर्स का डेटा एक बहुत ही हार्डलाइन और एग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन की तस्वीर तटस्थ रूप से पेश करता है। 2021 से 2022 के बीच 171 कथित पुलिस मुठभेड़ें दर्ज की गईं, जिनमें 56 अपराधी मारे गए। ड्रग्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 15,000 तस्कर पकड़े गए। इसके अलावा 1281 सरकारी मदरसों को रेगुलर स्कूलों में बदला गया और बाल विवाह के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई में एक ही रात में 3,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये आंकड़े खुद ब खुद बहुत कुछ कहते हैं। सिर्फ सख्त नीतियां ही नहीं, बल्कि बड़े आर्थिक विकास के दावे भी किए गए हैं। जरा इस भारी भरकम संख्या पर गौर करते हैं। 27,000 करोड़ रुपए। ये टाटा समूह द्वारा एक सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट का पैमाना है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक ऐसा राज्य जहां पहले सुरक्षा कारणों से बड़ी कंपनियां जाने से कतराती थीं, वहां अब ऐतिहासिक स्तर पर औद्योगिक निवेश हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी तेजी से बदलाव दर्ज किए गए। 2021 में राज्य में सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज थे। वर्तमान में ये आंकड़ा बढ़कर 15 हो चुका है और आगे कुल 25 मेडिकल कॉलेजों का लक्ष्य रखा गया है। ये मात्र कुछ ही वर्षों के भीतर बुनियादी ढांचे में आए बड़े उछाल को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है। और अब हमारा आखिरी और 5वां चैप्टर, पूर्वोत्तर का नया राजनीतिक नक्शा। इन सारी रणनीतियों और घटनाओं का अंततः पूरे क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर हम आज के परिदृश्य को देखें तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में सीधे तौर पर बीजेपी की सरकारें हैं। मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में उनके सहयोगियों की सरकारें चल रही हैं और मिजोरम में भी एक गैर कांग्रेसी सरकार है। कुल मिलाकर ये साबित हो जाता है कि पूर्वोत्तर के इन 8 राज्यों से कांग्रेस पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। अगर इन दोनों राजनीतिक युगों का गहराई से विश्लेषण करें तो सबसे बड़ा फर्क विचारधारा और स्ट्रैटेजी का नजर आता है। एक तरफ कांग्रेस का 70 साल का शासन था, जिसे पारंपरिक आदिवासी राजनीति पर केंद्रित बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 10 सालों में बीजेपी की रणनीति ने बड़ी चतुराई से स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय हिंदुत्व और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ जोड़ दिया है। सोर्स इसी को सबसे बड़ा गेम चेंजर मानता है। तो अंत में सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ता है। पूर्वोत्तर से कांग्रेस का इस तरह पूरी तरह से सफाया हो जाना, क्या ये महज एक आम राजनीतिक हार है या फिर ये एक बेहद सोची समझी, सटीक और कैलकुलेटेड पॉलिटिकल सर्जरी का नतीजा है? इस बदलाव के असल पैमाने पर विचार करना वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है और ये यकीनन आगे भी कई लंबी बहसों को जन्म देगा।